हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेप्लिका वर्ल्ड। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें हम ये समझेंगे कि जो मानव होते हैं यानी कि इंसान होते हैं उनमें प्रजनन किस तरीके से होता है। तो हम अपनी एक नई जनरेशन होती है उसको कैसे वो आगे बढ़ाते हैं और कैसे वो यंग वंस को जन्म देते हैं, इसके बारे में हम पूरा सिस्टम इसका पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक से, यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, थोड़ा सा ये समझते हैं। तो सबसे पहले अगर कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करें तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ह्यूमंस में हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, कभी भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, कभी भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं होगा। हर जगह एक्सेप्शंस होते हैं पर ह्यूमंस में कोई एक्सेप्शन नहीं है, हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस में होता है। दूसरी बात अगर हम करें तो ह्यूमंस में जो मेल और फीमेल होते हैं वो हमेशा अलग ही होते हैं। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंडिविजुअल में मेल भी हो फीमेल भी हो, ऐसा नहीं हो सकता है। या तो कोई इंडिविजुअल मेल ही होगा या फीमेल ही होगा या इंटरसेक्स होगा। इंटरसेक्स होने का मतलब होता है जो ना तो मेल कैटेगरी में आते हैं ना ही फीमेल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर हम एक नॉर्मल चीज़ें लेके चल रहे हैं जहाँ पे कि रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो सकता है, और वो है एक कंप्लीट मेल और एक कंप्लीट फीमेल। तो हम अभी के लिए मान के चल रहे हैं कि सिर्फ दो ही सेक्स होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। हम इंटरसेक्स को अभी इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास रिप्रोडक्शन करने की क्षमता नहीं होती है। तो मेल और फीमेल दो अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं। मेल जो होता है उसकी बॉडी बिल्कुल अलग होती है फीमेल से, मतलब सारी चीज़ें अलग नहीं होती, जो उसका रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है उसकी वजह से कुछ फीचर्स उसके अलग होते हैं। जैसे कि जो ह्यूमन मेल्स होते हैं उनमें भी लंग्स वही होती हैं, ब्रेन होता है, स्टमक होता है, जितने भी ये चीज़ें हैं नॉर्मल जो ऑर्गन्स हैं वैसे ही होते हैं जैसे फीमेल में होते हैं। पर जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो मेल का अलग होता है, फीमेल का अलग होता है, जिस वजह से जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स होते हैं वो भी मेल और फीमेल में अलग होते हैं। जैसे कि जो मेल होते हैं वो थोड़े मस्कुलर होते हैं, यूजुअली क्या होता है उनकी हाइट ज़्यादा होती है, साथ साथ में उनके यहाँ फेशियल हेयर्स होते हैं और बॉडी हेयर ज़्यादा होते हैं। उनकी जो आवाज़ होती है वो ज़्यादा भारी होती है, यानी उसकी पिच लो होती है पर आवाज़ भारी होती है, यानी कि मोटी होती है। वो थोड़े जो मस्कुलैरिटी होती है उसकी वजह से जो उनमें हम बोल सकते हैं ताकत होती है वो कहीं ना कहीं थोड़ा फीमेल से ज़्यादा होती है। मैं बात करी हूँ फिजिकल स्ट्रेंथ की। तो इस तरीके से होता है। उनकी जो बॉडी होती है, जो थाइज होती है, वो इतनी ज़्यादा ब्रॉड नहीं होती, उसमें फैट डिपोजिशन इतना ज़्यादा नहीं होता। जबकि अगर हम फीमेल की बात करें तो जनरली फीमेल्स में देखा गया है कि जो फीमेल्स होती हैं यूजुअली शॉर्ट होती हैं मेल से, साथ साथ में जो फीमेल्स होती हैं उन पर बॉडी हेयर्स इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, वो ज़्यादा फैट होता है उनकी बॉडी में। इस तरीके से एक्सटर्नल और भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि मतलब और भी कुछ ऑर्गन्स हैं जो मेल से उनमें एक्स्ट्रा होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स पढ़ेंगे या एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ेंगे मेल और फीमेल के। तो ये तो हमारी बात हुई कि मेल और फीमेल जो हैं वो अलग अलग होते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि ह्यूमंस में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ह्यूमंस में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है। कहने का मतलब ये है कि फिनोटिपिकली दो सेक्सेस होते हैं, दो तरीके के इंडिविजुअल होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, एक मेल सेक्स होता है और एक फीमेल सेक्स होता है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है ह्यूमंस में, ठीक है। ये चीज़ हम लोग समझ गए। साथ में थर्ड पॉइंट होता है कि यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट तो होगा ही, इसलिए गैमेटोजेनेसिस होता है, जहाँ पर क्योंकि मेल सेक्स अलग होता है इसलिए मेल गैमेट भी अलग होता है और फीमेल सेक्स अलग होता है तो फीमेल गैमेट होता है। तो यहाँ पर दो गैमेट्स होते हैं, एक मेल गैमेट होता है जो कि स्पर्म होता है,
मेल गैमेट होता है स्पर्म और फीमेल गैमेट होता है हमारा होता है एग या ओवा, जिसको हम लोग बोलते हैं। फर्दर हम इस चैप्टर में पढ़ रहे होंगे इन चीज़ों के बारे में। फिलहाल के लिए इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है कि दो तरीके के गैमेट्स होते हैं जो कि गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस से बनते हैं। गैमेटोजेनेसिस होने के बाद कॉपुलेशन होता है यानी मेल और फीमेल एक साथ आते हैं, जिसमें कि जो मेल होता है वो फीमेल की बॉडी में अपना जो गैमेट होता है उसको देता है, ठीक है। तो यानी कि जो फीमेल की बॉडी में वो स्पर्म को इंजेक्ट करता है। तो स्पर्म जैसे ही फीमेल की बॉडी में आता है, अगर एग अवेलेबल होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो एग के साथ वो स्पर्म फ्यूज कर जाता है और फ्यूज करने के बाद वो बना देता है जाइगोट, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो कॉपुलेशन के बाद होता है हमारा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जो चीज़ बनती है वो होता है हमारा जाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट होता है वो होता है जाइगोट फॉर्मेशन। तो जाइगोट फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होता है। उसके बाद जाइगोट का डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट होने के बाद वो एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो बनने के बाद वो एक पूरा इंडिविजुअल बन जाता है, ठीक है। तो अब ये जो डेवलपमेंट होता है, ये जो फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे कि हमने बात की अभी कि ये फीमेल के अंदर होता है, क्योंकि मेल जो है वो अपने गैमेट्स को इंजेक्ट करता है फीमेल की बॉडी में। इसलिए जो फर्टिलाइजेशन होगा वो कहाँ पे होगा, वो फीमेल की बॉडी में ही होगा। बाद में जब ये फर्टिलाइजेशन बन जाता है, जब ये जाइगोट बन जाता है, तो जाइगोट का इम्प्लांटेशन होता है फीमेल की बॉडी में ही। जाइगोट का इम्प्लांटेशन होता है। जनरली जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एम्प्यूला इस्थमस रीजन में होता है। फर्टिलाइजेशन एम्प्यूला इस्थमस रीजन में होता है, और उसके बाद फीमेल बॉडी में इम्प्लांटेशन हो जाता है। इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है, कैसे होता है, ये फर्दर हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। और ये जो हमारा इम्प्लांटेशन है, इसका मतलब होता है कि वो जो जाइगोट है वो अच्छी तरीके से एस्टैब्लिश हो जाता है फीमेल बॉडी में, यानी कि यूट्रस में। ये कहाँ होता है, ये यूट्रस में हो जाता है, और फिर यहीं पे ये 9 महीने तक रहता है, लगभग 9 महीने तक यहाँ पर रहता है, और एक पूरे जो फीटस होता है ये पूरा डेवलप हो जाता है। उसके बाद जैसे ही 9th मंथ जो होता है, यानी 9 महीने का टाइम पूरा होता है, उसके बाद टाइम आता है डिलीवरी का, यानी कि फिर यहाँ पे बच्चे के जन्म लेने का टाइम आता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जन्म लेने के टाइम पर बहुत सारे हॉर्मोन्स भी इसमें रोल प्ले करते हैं, जिससे कि जो यूट्रस होता है वो इतना ज़्यादा एनलार्ज हो सकता है कि एक तो उसमें जो बेबी है वो रह सके, साथ में जन्म के टाइम पर जो मसल्स है वो इतनी कॉन्ट्रैक्ट हो सके कि बेबी की बाहर डिलीवरी हो सके। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें वर्क करती हैं। फिर जैसे ही जो बच्चा होता है वो पैदा हो जाता है, यानी उसका बर्थ हो जाता है, तो एक बात ध्यान रखने वाली है कि जैसे ही उसका बर्थ हो जाता है तो उसके बाद फिर फीमेल जो होती है वो ही उसका नरिशमेंट करती है, साथ में पेरेंटल केयर भी जो है वो फीमेल ही शो करती है, ज़्यादा फीमेल का ही रोल होता है इसमें। तो और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो ह्यूमंस होते हैं उनमें बर्थ जो होता है वो क्या होता है, एक पूरे बच्चे का बर्थ होता है, यानी कि यंग वन आता है। इसलिए जो ह्यूमंस होते हैं वो वीवी पैरस होते हैं। तो ये बात जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट ह्यूमंस आर वीवी पैरस। तो हम लोग क्या होते हैं, वीवी पैरस होते हैं, हम ओवी पैरस नहीं होते, हम कभी अंडे नहीं देते हैं, बच्चे होते हैं हम लोगों को, तो इसलिए हम लोग वीवी पैरस होते हैं। साथ में बिकॉज वी आर मैमल्स, तो हम अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं। वी हैव दैट मेमोरी ग्लैंड्स, इसलिए हम लोगों को मैमल्स बोला जाता है, क्योंकि जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, ताकि वो अपने बच्चों को दूध पिला सके, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके। तो इस तरीके से वी आर मैमल्स, सो वी हैव मेमोरी ग्लैंड्स एज वेल। सो देयर आर these things which are general introduction, general points about human reproduction, or we can say that a reproduction which is sexual. Okay, so this is general introduction about this, यानी कि ये एक जनरल बातें थी इसके बारे में। तो अब हम आगे चलेंगे जिसमें कि हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो आपको इसके लिए वरी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो अब हम लोग चलते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, क्या होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम और क्या होते हैं सेक्स ऑर्गन्स, इसके बारे में हम लोग समझेंगे आज इस क्लास में। तो अगर हम बात करें
कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। जैसे हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन समझ रहे हैं तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझें। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तो हम बोल सकते हैं ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो कि रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मेल और फीमेल का अलग अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जिस वजह से जो उनके एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं वो अलग होते हैं। तो इसलिए अब हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है दो तरीके के हो सकते हैं, जहाँ पर एक होता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसा कि मैंने आपको कहा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ऑर्गन का सिस्टम होता है जिसमें कि कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि और हमारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं उसी तरीके से रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी एक हमारा ऑर्गन सिस्टम है। जैसे कि हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, किडनी होती है, यूरेथ्रा होता है, यूरेटर होता है, इस तरीके से अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही एक ऑर्गन सिस्टम है जहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन एक साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं, अलग अलग रोल प्ले कर रहे होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पर दो टाइप के हो सकते हैं, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऑर्गन्स की, तो ऑर्गन्स भी यहाँ पर दो टाइप के हो सकते हैं। और अब आप ये मत समझिएगा कि ये मेल और फीमेल ऑर्गन की मैं बात कर रही हूँ, नहीं। तो जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। पहले हो सकते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, और दूसरे हो सकते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हो सकते हैं, वैसे तो हम जैसे ऐसे भी बोलते हैं कि एक मेल सेक्स ऑर्गन होता है, एक फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, तो वो बात एक अलग है। हम लोग इस तरीके से डिफरेंशिएट करें तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। तो मेल के अंदर भी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों टाइप के सेक्स ऑर्गन होंगे और फीमेल के अंदर भी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों टाइप के सेक्स ऑर्गन्स होंगे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं ये वो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो कि गैमेट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये वाले जो होते हैं ये गैमेट्स बनाते हैं और ये हॉर्मोन्स बनाते हैं, ठीक है। तो जो हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं गैमेट फॉर्मेशन में और हार्मोन फॉर्मेशन में। तो ये जो हमारे गैमेट्स होते हैं ये तो हमें पता है कि गैमेट्स क्या है, फ्यूजन के लिए बने हैं। गैमेट्स इसलिए बने हैं ताकि जो उनका दूसरा काउंटर पार्ट है वो आके उससे फ्यूज कर सके और फिर फर्टिलाइजेशन हो सके, जाइगोट बन सके और जनरेशन आगे बढ़ सके। तो गैमेट का काम तो हमें पता है। अब ये जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में, तो हार्मोन का काम क्या होता है? हार्मोन जो होते हैं इस एंटायर रिप्रोडक्टिव साइकिल को मेंटेन करते हैं, डिफरेंट स्टेजेस को मेंटेन करते हैं, जिसमें कि हार्मोन्स जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं, जो आउटर कैरेक्टर्स होते हैं, यानी एसेसरी कैरेक्टर्स होते हैं, उनको भी कंट्रोल करते हैं। साथ साथ में जो सेकेंडरी ऑर्गन्स होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, उनके फॉर्मेशन में और मेंटेनेंस में भी हार्मोन्स हेल्प करते हैं, यानी कि इनका रोल होता है। तो हम कह सकते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो जो कि गैमेट और हार्मोन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। अगर हम बात करें मेल और फीमेल गैमेट की, तो हमें पता है कि मेल गैमेट हमारा होता है स्पर्म और फीमेल गैमेट होता है हमारा जो हमारा ओवा या एग होता है। तो अगर हम बात करें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की कि मेल में कौन सा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और फीमेल में कौन सा है, तो मेल में जो ये स्पर्म होते हैं ये बनते हैं टेस्टीज में, तो टेस्टीज वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। और जो फीमेल होती हैं उनमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ओवरी, जिसके अंदर ओवा या एग बनता है। तो ये हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गए मेल और फीमेल के। फिर हम आते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स पर। तो जो हमारा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं वो ऐसे ऑर्गन्स हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो कि गैमेट और हॉर्मोन्स नहीं बनाते हैं पर बहुत ज़रूरी होते हैं वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। गैमेट और हार्मोन नहीं बनाते हैं फिर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं वो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, तो वो हमारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। फीमेल्स में कौन से होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स और मेल में कौन से होते हैं? तो अगर हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल में जैसे कि एम्प्यूला और हमारा फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और हमारा हो सकता है वेजाइना, और जो ग्लैंड इन्वॉल्व होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जिसमें कि गैमेट फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है।
ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन में नहीं होता है, पर फिर भी ये बहुत ज़्यादा एसेसरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। अगर हम बात करें मेल की, तो मेल में भी काफ़ी सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि वासा एफरेंटिया, वासा डिफरेंटिया, जिसको वास डेफरेंस भी बोलते हैं, इजैक्यूलेटरी डक्ट, ग्लैंड्स जितने भी हैं, ठीक है, इस तरीके से जितनी भी ये चीज़ें होती हैं, ये क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, पेनिस, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, हमारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। तो जब हम मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो एक इंट्रोडक्शन था कि कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं हमारे फीमेल और मेल में सेकेंडरी। तो इस तरीके से आज हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया रिप्रोडक्शन के बारे में, कि जो हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें समझनी है, पढ़नी है। ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था, ताकि आप लोग इस चैप्टर से फेमिलियर हो सके और ये जान सके कि आगे हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे समझाई हैं वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।